कल्पना कीजिए कि आप किसी बाजार में खड़े हैं और लोगों को घोड़े की कीमत पर बिकते देख रहे हैं। ये ठीक 160 साल पहले का अमेरिका था और आज हम एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसे कई लोग भूलना चाहेंगे। 1619 मेंबिस अफ्रीकी लोगों को लेकर एक जहाज देश के तट पर पहुंचा। उन्हें भोजन और तंबाकू के बदले में बेचा गया। तब किसी को नहीं पता था कि यह सौदा एक ऐसी व्यवस्था की शुरुआत करेगा जो 250 वर्षों तक चलेगी। 19वीं सदी के मध्य तक एक वयस्क गुलाम की कीमत $1200 थी, जो आज के हिसाब से $1,00,000 के बराबर है। एक महिला की कीमत कम थी और बच्चे अपनी मां के लिए एक अतिरिक्त वस्तु थे, जैसे पशुओं के बच्चे। देश में 4 मिलियन गुलाम थे, जो उस समय कनाडा की पूरी आबादी से भी ज्यादा थे। हर एक गुलाम किसी न किसी की संपत्ति था जिसकी एक कीमत थी और बही खाते में उसका नाम दर्ज था। अफ्रीका से अमेरिका तक का सफर 2 महीने का था। जहाज लोगों से इस कदर भरे होते थे जैसे टिन के डिब्बे। हर 5वां व्यक्ति रास्ते में ही मर जाता था और उनके शवों को सीधे समुद्र में फेंक दिया जाता था। लोगों को आधा मीटर ऊंची अलमारियों पर ठूस दिया जाता था और उन्हें केवल बगल से सटाकर लेटने की जगह मिलती थी। हिलना डुलना नामुमकिन था, हवा अपर्याप्त थी और मल मूत्र और सड़ते शवों की दुर्गंध हवा में फैली रहती थी। कप्तान अपनी क्षमता से 30% अधिक लोगों को भर लेते थे। ये एक हिसाब किताब था। कुछ लोग रास्ते में मर जाएंगे लेकिन मुनाफा ज्यादा होगा। मानव जीवन उनके लिए बस एक हिसाब किताब था। 350 वर्षों के दास व्यापार के दौरान 12 मिलियन लोगों को समुद्र के पार ले जाया गया, जिनमें से 2.5 मिलियन रास्ते में ही मर गए। शार्क इन जहाजों का पीछा करना सीख गई थी। बड़े शहरों के बीचों बीच ऐसी इमारतें खड़ी होती थीं जहां इंसानों का व्यापार होता था। ये आम बाजार होते थे जहां आप किसी इंसान को मेज या घोड़े की तरह खरीद सकते थे। सब कुछ कानूनी और सार्वजनिक था। गुलामों को चबूतरे पर खड़ा करके उनके कपड़े उतरवाए जाते थे। खरीदार उनके दांत मांसपेशियां और त्वचा पर पड़े निशान देखकर उन्हें सामान की तरह चुनते थे। औरतें और बच्चे अजनबियों की भीड़ के सामने नग्न खड़े रहते थे। व्यापारी लोगों की त्वचा पर तेल मलते थे ताकि वे चमके और स्वस्थ दिखें। उनके सफेद बालों को रंगते थे और बीमारों को कमजोर दिखाने के लिए उन्हें शराब पिलाते थे। ये सब मुनाफे के लिए किया जाता था। कीमत हुनर पर निर्भर करती थी। एक लोहार आम मजदूर से दुगना कीमती होता था। रसोइया या दर्जी अमीर घरों में बहुत अहमियत रखते थे और अगर ज्यादा फायदा होता था तो परिवारों को नीलामी में बिना सोचे समझे तोड़ दिया जाता था। एक दासी अपने मालिक को मना नहीं कर सकती थी। बलात्कार अपराध नहीं था क्योंकि वो उसकी संपत्ति थी। कानून मालिक की रक्षा करता था, पीड़ित की नहीं। अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने सैली हेमिंग्स नाम की एक दासी को रखेल के रूप में रखा था। उसने उन्हें 6 बच्चे दिए, लेकिन वे सभी उनके गुलाम माने जाते थे और वे उन्हें अपनी मर्जी से बेच सकते थे। बलात्कार से पैदा हुए बच्चे पिता, चाहे कोई भी हो, कानून के अनुसार स्वतः ही गुलाम बन जाते थे। ये एक व्यापार बन गया था जिसमें बागान मालिक दासियों को बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर करते थे ताकि उन्हें वस्तु की तरह बेच सके। गोरी चमड़ी वाले बच्चे, विशेषकर लड़कियां, ऊंची कीमतों पर बेची जाती थी। उन्हें घरेलू कामों के लिए या उन्हीं उद्देश्यों के लिए लिया जाता था जिनके लिए उनकी माताओं को लिया जाता था। हिंसा पीढ़ी दर पीढ़ी पारिवारिक मामला बनकर चली आ रही थी। 1860 तक संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया के 2/3 कपास का उत्पादन करता था। एक ऐसा साम्राज्य जो उन लोगों द्वारा चलाया जाता था जो भोजन और आश्रय के लिए सुबह से शाम तक काम करते थे। कोटा प्रतिदिन 90 किलोग्राम कपास था, जिसका अर्थ था सुबह से शाम तक हजारों बार झुकना, कपास के गोलों के नुकीले फ्लैप से उंगलियों को तब तक काटना जब तक खून ना निकल आए और कंधों पर बोरी के भार से कमर अकड़ जाना। कोटा पूरा न कर पाने पर कोड़े मारे जाते थे। पर्यवेक्षक हर शाम चुनी हुई कपास का वजन करते थे और उसे बही खाते में दर्ज करते थे। बच्चों को 5 वर्ष की आयु से ही खेतों में लगा दिया जाता था। जिनके लिए कोटा कम था, लेकिन कोड़े मारने की सजा उतनी ही थी। कानून में यह प्रावधान था कि एक दासी महिला का बच्चा स्वतः ही दास बन जाता था, भले ही पिता एक स्वतंत्र श्वेत पुरुष हो। इस प्रकार बागान बिना किसी खर्च के नए श्रमिकों का उत्पादन करते थे। यह व्यवस्था स्वयं ही अपना पेट भरती थी। 3 गुणा 4 मीटर की एक झोपड़ी में 10 लोग रहते थे, जिसमें न खिड़कियां थीं और न फर्श। अंदर सोने के लिए केवल भूसा और खाना पकाने के लिए एक बर्तन था। कोई फर्नीचर नहीं था। छत टपकती थी और सर्दियों में ठंड और गर्मियों में गर्मी रहती थी। भोजन दिन में एक बार मिलता था, मक्के का दलिया और चर्बी का एक टुकड़ा, कभी कभी मालिकों की मेज से बचा हुआ खाना। 12 घंटे की कड़ी मेहनत के बदले में 2000 कैलोरी से भी कम। लोग हमेशा भूखे और कमजोर रहते थे। निरीक्षक चाबुक लेकर घूमते रहते थे या सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी न रुके। वे उन्हें सबके सामने खेत में ही कोड़े मारते थे ताकि दूसरों को सबक मिले कि विरोध करने का परिणाम दर्दनाक होगा।
भागने वालों को लोहे के नुकीले पट्टे पहनने के लिए मजबूर किया जाता था जिससे वे लेट न सकें या उन पर सहारा ना ले सकें। उनके पैरों में 5 किलोग्राम की बेड़ियां डाली जाती थीं और उन्हें इतनी बेरहमी से पीटा जाता था कि निशान हमेशा के लिए रह जाते थे। एक बागान मालिक को पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने अपनी माँ को एक राज्य में और अपने बच्चों को दूसरे राज्य में बेच दिया। वे फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिले। ये आम बात थी। परिवारों का कोई महत्व नहीं था। गुलामों के विवाह को मान्यता नहीं थी। मालिक पति पत्नी को कभी भी अलग अलग बेच सकता था। बच्चों को 7 साल की उम्र से ही पिल्लों की तरह बेच दिया जाता था। बिक्री के विज्ञापन पशुओं के विज्ञापनों के बगल में लगे रहते थे। अधिकांश दक्षिणी राज्यों में गुलामों को कोड़े मारने की धमकी देकर पढ़ना सीखने से मना किया गया था। ये कानून था, एक पढ़ा लिखा गुलाम अखबार पढ़ सकता था, भागने का पास लिख सकता था, ये जान सकता था कि कहीं लोग आजाद हैं। एक श्वेत व्यक्ति जो किसी गुलाम को पढ़ना सिखाता था, उस पर $100 का जुर्माना लगाया जाता था या उसे जेल भेज दिया जाता था। यह व्यवस्था अज्ञानता पर टिकी थी। एक शिक्षित गुलाम पूरी व्यवस्था के लिए खतरा था। भगोड़े को पकड़ने का इनाम $50 से $100 तक होता था। ये पेशेवर शिकारी थे जो विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्तों के साथ लोगों को पकड़कर अपना जीवन यापन करते थे। खोजी कुत्ते भागने के 3 दिन बाद भी गंध का पता लगा सकते थे और बिना रुके 30 किलोमीटर तक पीछा कर सकते थे, जिससे भागना लगभग असंभव हो जाता था। पकड़े गए भगोड़े को दूसरों को चेतावनी देने के लिए मौके पर ही पीटा जाता था। फिर गले में घंटी वाला पट्टा पहनाया जाता था ताकि उसकी हर हरकत सुनाई दे और उसके चेहरे पर गर्म लाल रंग से आर का निशान लगा दिया जाता था। 1850 के एक कानून के तहत सभी नागरिकों को भगोड़ों को पकड़ने में मदद करना अनिवार्य था, यहाँ तक कि उत्तर में भी जहाँ गुलामी प्रथा नहीं थी। भगोड़ों की सूचना न देने पर $1000 का जुर्माना लगता था, क्योंकि भागने की कोई जगह नहीं थी। अंडरग्राउंड रेल रोड कनाडा की सीमा तक जाने वाले गुप्त घरों और रास्तों का एक जाल था। कार्यकर्ता खुद को गाइड और स्टेशन कहते थे और भगोड़ों को यात्री। पूर्व गुलाम हैरियट टबमैन 19 बार दक्षिण लौटी और उन्होंने 300 लोगों को गलियों से होकर रास्ता दिखाया। उनके सिर पर $40,000 का इनाम रखा गया था, लेकिन वे कभी पकड़ी नहीं गईं। उन्हें सभी रास्तों और सभी सुरक्षित घरों की जानकारी थी। भगोड़े केवल रात में उत्तरी तारे का अनुसरण करते हुए यात्रा करते थे और दिन में तहखानों और फर्श के नीचे बने कमरों में छिपते थे। कनाडा पहुंचने में 2 महीने लग सकते थे। पकड़े जाने पर उन्हें मार दिया जाता था या जंजीरों में जकड़कर वापस भेज दिया जाता था। सूचना गीतों और सूखने के लिए टांगे गए कंबलों पर बने पैटर्न के माध्यम से दी जाती थी। एक विशेष पैटर्न का मतलब होता था कि कोई सुरक्षित घर है या आगे खतरा है। ये एक गुप्त कोड था जिसे केवल समूह के सदस्य ही समझते थे। 1831 में उपदेशक नैट टर्नर ने एक विद्रोह का नेतृत्व किया। 2 दिनों के भीतर उसके साथियों ने महिलाओं और बच्चों सहित 57 गोरों को मार डाला। ये सबसे खूनी दास विद्रोह था। विद्रोह को 48 घंटों के भीतर दबा दिया गया। टर्नर 2 महीने बाद एक पेड़ के नीचे गड्ढे में मिला। उस पर मुकदमा चलाया गया, उसे फांसी दी गई और उसकी खाल उतारकर पर्स बनाए गए ताकि दूसरों को चेतावनी दी जा सके। इसके बाद दक्षिण में प्रतिशोध की लहर दौड़ गई। गोरे गिरोहों ने आगे के विद्रोहों के डर से 200 निर्दोष दासों को मार डाला और उनके कटे हुए सिर सड़कों के किनारे खंभों पर टांग दिए। दास्ता के पूरे इतिहास में 250 से अधिक विद्रोह हुए, लेकिन सभी को बेरहमी से दबा दिया गया। दासों के पास कोई हथियार नहीं थे, बल्कि बागान मालिकों के पास राइफल, मिलिशिया और कानून था। 1860 तक देश 2 भागों में बंट चुका था। 11 दक्षिणी राज्य दास प्रथा को कायम रखे हुए थे, क्योंकि उनकी पूरी अर्थव्यवस्था स्वतंत्र श्रम पर निर्भर थी, कि उत्तर दास प्रथा के उन्मूलन की मांग कर रहा था। जब लिंकन राष्ट्रपति बने और उन्होंने नए क्षेत्रों में दास प्रथा को खत्म करने का वादा किया, तो दक्षिणी ला मान लिया कि ये उनके लिए अंत है और उन्हें अलग होकर अपना देश परिसंघ बनाना होगा। 12 अप्रैल 1861 को परिसंघियों ने किले पर गोलीबारी की, जो अमेरिकी इतिहास के सबसे खूनी गृहयुद्ध की पहली गोली थी। दक्षिण बागानों और दास प्रथा को बनाए रखना चाहता था, जबकि उत्तर कारखाने बना रहा था और मानता था कि एक स्वतंत्र देश लोगों को गुलामी की जंजीरों में नहीं रख सकता। ये 2 दुनियाओं और 2 भविष्य के बीच का संघर्ष था। यह युद्ध 4 वर्षों तक चला और इसमें 620,000 लोग मारे गए, जो द्वितीय विश्व युद्ध, कोरिया युद्ध और वियतनाम युद्ध में हुई कुल अमेरिकी मौतों से भी अधिक थे। 1 जनवरी 1863 को लिंकन ने मुक्ति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें संघ के क्षेत्र में सभी दासों को स्वतंत्र घोषित किया गया, लेकिन यह केवल वहीं लागू हुआ जहां संघ की सेना तैनात थी। 2 लाख श्वेत पुरुष संघ की सेना में शामिल हुए। उन्हें श्वेत सैनिकों से कम वेतन मिलता था और उन्हें समान नहीं माना जाता था, फिर भी वे अपनी और अपने बच्चों की स्वतंत्रता के लिए लड़ने गए।
9 अप्रैल 1865 को जनरल ली ने आत्मसमर्पण कर दिया। युद्ध समाप्त हो गया और दिसंबर में 13वां संशोधन पारित हुआ जिसने दास प्रथा को हमेशा के लिए या लगभग हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। 13वें संशोधन में केवल एक पंक्ति थी, अपराध के दंड के मामलों को छोड़कर। इस खामी ने जेलों को नए बागानों में बदल दिया और ये आज भी जारी है। दक्षिणी राज्यों ने तुरंत ब्लैक कोड लागू कर दिए जिसके तहत बेरोजगारी, आवारागर्दी और गोरों के प्रति अभद्रता को अपराध घोषित कर दिया गया। अश्वेत लोगों को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार कर जबरन मजदूरी पर लगा दिया गया। कैदियों को कारखानों और खानों में पट्टे पर दिया जाने लगा, ठीक वैसे ही जैसे पहले गुलामों को दिया जाता था, बस अब इसे दंड का नाम दे दिया गया था। हालात गुलामी से भी बदतर थे क्योंकि पट्टेदार को कैदी के जीने या मरने की परवाह नहीं थी। आज अमेरिका की जेलों में 20 लाख लोग बंद हैं जो दुनिया के किसी भी देश से अधिक हैं और वे प्रति घंटे 5 सेंट की मजदूरी पर फर्नीचर और लाइसेंस प्लेट बनाने का काम करते हैं। गुलामी का नाम बदल गया है लेकिन उसका सार वही है। दास प्रथा के उन्मूलन के बाद जिम क्रो कानून लागू किए गए। अश्वेत और श्वेत लोग एक ही बस में यात्रा नहीं कर सकते थे, एक ही फव्वारे से पानी नहीं पी सकते थे और एक ही बेंच पर नहीं बैठ सकते थे। अश्वेतों को करों और साक्षरता परीक्षाओं के माध्यम से मतदान से वंचित कर दिया गया था। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर एक प्रोफेसर भी नहीं दे सकता था, लेकिन श्वेतों को ये परीक्षाएं बिल्कुल नहीं दी जाती थी। व्यवस्था ने कानून को दरकिनार कर दिया। दास प्रथा के उन्मूलन के 100 साल बाद भी लिंचिंग जारी रही। 1880 से 1960 तक 400 लोगों को मार डाला गया, फांसी दी गई, जलाया गया और सार्वजनिक रूप से यातनाएं दी गईं। पूरे परिवार लिंचिंग देखने आते थे, मानो कोई उत्सव मना रहे होंशुओं के साथ तस्वीरें लेते थे और पोस्ट कार्ड बेचते थे। पुलिस खड़ी होकर देखती रहती थी और अपराधियों को लगभग कभी दंडित नहीं किया जाता था। गुलामी में पैदा हुआ आखिरी व्यक्ति 1971 में मर गया। गुलामी और हमारे समय के बीच मनुष्य का जीवन काल केवल एक ही है। ये कोई प्राचीन इतिहास नहीं है बल्कि बीता हुआ कल है। अमेरिका में एक औसत श्वेत परिवार के पास 188,000 डॉलर की संपत्ति है, जबकि एक अश्वेत परिवार के पास केवल 24,000 डॉलर की संपत्ति है। यह अंतर 300 वर्षों तक लोगों को कुछ भी बचत करने की अनुमति न देने का सीधा परिणाम है। अश्वेत लोग जनसंख्या का 13% है, लेकिन कैदियों का 33% है। उन्हें समान अपराधों के लिए 5 गुना अधिक बार गिरफ्तार किया जाता है। गुलामी की व्यवस्था ने बस अपना रूप बदल लिया है। आधुनिक अमेरिका को समझने के लिए गुलामी की स्मृति महत्वपूर्ण है। आज हम जो भी असमानता देखते हैं वह उस व्यवस्था की प्रतिध्वनि है जो औपचारिक रूप से समाप्त हो चुकी है लेकिन वास्तव में आज भी चल रही है। गुलामी 246 वर्षों तक चली, अलगाव 100 वर्षों तक जारी रहा, जबकि औपचारिक समानता 58 वर्षों तक कायम रही। 3.5 शताब्दियों का दमन बनाम कागजों पर आधी शताब्दी की स्वतंत्रता। प्रमुख विश्वविद्यालय और बैंक गुलामी से प्राप्त धन से बने थे। येल विश्वविद्यालय का नाम एक गुलाम व्यापारी के नाम पर रखा गया है। बैंकों ने मानवों की खरीद को वित्त पोषित किया और मुनाफा कमाया। यही अमेरिकी पूंजीवाद की नींव है। गुलामों के वंशजों को मुआवजे का मुद्दा अभी भी बहस का विषय है। कुछ शहरों ने भुगतान शुरू कर दिया है लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नहीं हुआ है। ये बहस 50 वर्षों से चल रही है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब भी हम आय, शिक्षा या जेलों के आंकड़े देखते हैं तो हम उस व्यवस्था के परिणामों को देखते हैं जो 1865 में समाप्त हो जानी चाहिए थी लेकिन नए रूपों में जीवित है। यदि आपको ये रोचक लगा तो सदस्यता लें ताकि आप नए एपिसोड ना चूकें। हम संक्षिप्त और सटीक जानकारी देते हैं।